विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे, एनिमल टिश्यू। और यह टिश्यू का सीरीज चल रहा है, ऊतक का सीरीज चल रहा है, जिसमें अब तक 6 क्लासेज आ चुकी हैं और हम इन 6 क्लासों में पादप ऊतक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और आज से हम जंतु ऊतक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जिस तरह से पौधों में ऊतक पाई जाती है, उस तरह से जंतु में भी ऊतकें पाई जाती है, लेकिन पौधों के ऊतकों की तुलना में जंतु की ऊतक जो होती है वो ज़्यादा जटिल होती है। तो आइए हम इस कक्षा के माध्यम से जंतु ऊतक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ऊतक ऐसी कोशिकाओं के समूह है जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार की बनी होती है। हमने पिछली कक्षाओं में भी ये जाना है कि कोशिकाओं की ऐसी समूह है ना, जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार की होती है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति भी एक कोशिकाओं से हुई है, एक ही चीज़ से हुई है, उसका स्ट्रक्चर भी, उसका संरचना भी एक जैसा है और वो कार्य भी मिलकर एक जैसा ही करती है। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग इनकी ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ये हम पहले भी जान चुके हैं। तो जंतु ऊतक जो है उनको हम अध्ययन के हिसाब से हम 4 भागों में सरल तरीके से उसको बांट सकते हैं। एक होता है उपकला या एपिथेलियम ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो चलिए आज हम उपकला ऊतक के बारे में विस्तृत रूप से इस कक्षा में अध्ययन करते हैं। उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल ऊतक जो है अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ऐसे ऊतक में इंटरसेल्युलर स्पेस अर्थात कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। यह विसरण यानी कि डिफ्यूजन, सेक्रेशन तथा अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में सहायक होते हैं। उपकला ऊतक जो होती है वो कोशिकाओं के आकार, उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक सल्की या सल्काभ उपकला ऊतक, दूसरा स्तंभाकार उपकला ऊतक, तीसरा क्यूबोइडल यानी घनाकार उपकला ऊतक और चौथा जो है पक्षमल उपकला ऊतक। पहला हमारा है सल्की या सल्काभ उपकला ऊतक, स्क्वैमोस एपिथेलियम। ऐसी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है चपटी तथा अत्यधिक पतली होती है। इन कोशिकाओं के केंद्रक क्या होते हैं? चपटे होते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं जो होती है फर्श, दीवार पर लगी चपटी ईंटों या टाइल्स की तरह दिखती है। यहाँ आप इसके सल्की एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका चित्र देख सकते हैं, कैसे इसे ईंट की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इसके बीच में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है और इस तरह से ये आपस में संगठित रूप से जुड़ी हुई होती है। और इसके जो बीच बीच में होती है वो इंटर सेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाई जाती, यानी कि रिक्त स्थान इसके बीच बीच में नहीं पाई जाती है। इसके कार्य क्या है? इसको सल्की एपिथेलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। ये जो हमारा स्किन है इसके बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावा यह मुख, गुहा, जिह्वा इनकी हम लोग का टंग जो है, ग्रास नली, ओसोफेगस तथा आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। ये ब्लड वेसल्स तथा फेफड़ों के वायुकोशों अल्वियोली में भी पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना तथा ब्लड वेसल्स एवं अल्वियोली के वायुकोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता देना। हमारा दूसरा ऊतक है स्तंभाकार एपिथेलियम, इनकी कोलमनर एपिथेलियम। ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभ के तरह इनकी कॉलम लाइक सेल्स के बने होते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर इनके माइक्रोविलाई होते हैं। यह आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ पदार्थों का अवशोषण तथा श्रवण होता है, ऐसे जैसे छोटी आंत का भीतरी स्तर। यह आमाशय, गोल ब्लाडर, पित्ताशय इनकी अंडवाहिनी ओविडक्ट में भी पाई जाती है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यह क्या स्तंभ के आकार की होती है, खंबे की आकार की होती है इस तरह से, और आपस में जुड़ी हुई होती है।
और इस तरह से माइक्रोविलाई ये देख रहे हैं, ये निकला निकला हुआ है अंदर की तरफ, ये माइक्रोविलाई है और ये बीच बीच में हर इसमें एक केंद्रक पाई जाती है। तो इसका कार्य है कोशिकाओं जो है, इसकी कोशिकाएं जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण में ये सहायक होती हैं। कुछ अंगों को यह यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट भी यह प्रदान करती है। क्यूबाइडल एपिथेलियम तीसरा है, उपकला ऊतक का तीसरा प्रकार है। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक गोलाकार केंद्रक होता है। घनाकार उपकला जो होती है यह विक्ट नलिकाओं, लार ग्रंथि यानी कि सलेवरी ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड आदि में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? सलेवरी ग्लैंड जो होती है, हमारी जो लार जो बनती है उस ग्लैंड में पाई जाती है। पसीने जिससे ग्लैंड से निकलती है उस ग्लैंड में ये पाई जाती है। यह जनन अंग, प्रेषण तथा अंडाशय में जनन उपकला बनाती है। ये जो हमारा प्रजनन तंत्र होता है, प्रेषण और अंडाशय, इसमें क्या बनाती है? जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम यह बनाती है। इसका कार्य या इसका काम क्या होता है? यह अंगों को यांत्रिक आधार प्रदान करता है या अवशोषण, उत्सर्जन आदि में यह क्या करता है? सहायता करता है। यहाँ आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि किस तरह से क्यूब के तरह, ये घन की तरह आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और ये घनाकार नजर आती है। इसके ये क्या है? सतह की ये उपकला कोशिका है, ऊपर की सतह की कोशिका है। हर कोशिका में एक केंद्रक होता है और ये किससे जुड़ी होती है? आधारिक झिल्ली से यह जुड़ी होती है। पक्षमल एपिथेलियम हमारा चौथा प्रकार है। यह शरीर के कुछ अंगों जैसे ट्रेकिया के भीतरी सतह पर स्थित स्तंभाकार एपिथेलियम में सीलिया या पक्षाम होते हैं। सीलिया इनकी सिलियरी मूवमेंट के द्वारा श्वास नली के भीतरी सतह पर म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देते हैं। इस प्रकार के ऊतक क्या कहलाते हैं? पक्षमल एपिथेलियम, इनकी सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाते हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियम की तरह ही होती है, बस इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सीलिया पाया जाता है। स्तंभाकार उपकला ही दरअसल रूपांतरित होकर इस तरह के ऊतक का निर्माण करती है। यहाँ आप देख सकते हैं यह बिल्कुल स्तंभाकार ही ऊतक की तरह दिखती है, लेकिन इसमें क्या होती है कि इसमें ये सीलिया इसके ऊपर में पाई जाती है, जिसको पक्षाम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में यह सीलिया है। और हर कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है और यह किससे जुड़ी होती है? यह आधारिक झिल्ली से जुड़ी होती है। इसका काम है, यह द्रव, छोटे ठोस कणों, म्यूकस आदि को एक स्थान पर एकत्रित नहीं रहने देती है। यह श्वास नली से विकार पदार्थों के निष्कासन में भी सहायता करती है। श्वास नली के अतिरिक्त ये ऊतक अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में भी पाई जाती है। अंडवाहिनी में ऐसी कोशिकाओं की सीलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करती है। ये क्या पाई जाती है? श्वास नली में या अंडवाहिनी में ऐसी कोशिकाएं क्या करती है? इसकी सीलिया जो होती है अंडाणु को एक ही दिशा में चलने में उसको मदद करती है। अगर ये सीलिया ना हो तो अंडाणु फिर वापस या इधर उधर नहीं जाए, इसके लिए ये सीलिया जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी के द्वारा अंडाणु क्या होती है? एक दिशा में लगातार और निरंतर चलती रहती है।